Hi friends, so we are back with Input Tax Credit Chapter, Section 16. In the first lecture, we have gone to the basics. What do you mean by input tax and how to utilize input tax. Now, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? How to avail eligibility check करेंगे whether you are eligible to avail to take input tax credit or not. Am I clear? बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एकदम पीसफुली समझना. ये बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है. अगेन आई एम सेइंग दैट एवरी क्वेश्चन कैन हैव वन लाइन ऑन आईटीसी एंड यू कैन हैव अ फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑन आईटीसी. क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर क्लेमिंग आईटीसी. सिंपल बात है ना यार, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है. आज अगर मैं ए टू बी की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? जस्ट अ मिनट. अगर मैं ए टू बी की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? ए टू बी की बात कर रही हूँ और बी टू सी की बात कर रही हूँ. तो पहली बात, ये जो बंदा है ए, ये टैक्स कब लगाएगा? जब ये रजिस्टर्ड सप्लायर होगा. और ये जो बी है, इसको क्रेडिट कब मिलेगा? जब ये भी रजिस्टर्ड सप्लायर होगा. इनपुट टैक्स का क्रेडिट हम दे क्यों रहे? प्रैक्टिकली सोचो, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम दे क्यों रहे? क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेज पे टैक्स चार्ज करने वाले हो, आप कलेक्ट करने वाले हो, कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे करने वाले हो. तो पिछले स्टेज का मैं आपको क्रेडिट देता हूँ. कलेक्ट करता ही कौन है? Who has authority and who can collect tax? जो बस जिसका 20 लाख का टर्नओवर एक्सीड करेगा उसको टैक्स चार्ज करके कलेक्ट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. Am I clear? तो बेसिकली देखा जाए कि बी तो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए. Am I clear? क्या लिखा है? Registration under GST is mandatory requirement for claiming input tax credit. Thus, every registered person shall be entitled to input tax credit charge on inward supply of goods and or services. Am I clear? This is subject to the provision relating to use of ITC under Section 49 and the conditions and restrictions in the rules. Section 49 prescribes provision relating to payment of tax. हम 49 पढ़ के आ चुके हैं. 49 is which chapter? Payment of tax वाला chapter. Am I clear? हम पढ़ के आ चुके थे. Am I clear? Now next एक एक करके कंडीशन आ रही. Goods and services. मैं किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेगा ही कौन? बी लेगा. Am I clear? तो पहली बात, बी कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी होना चाहिए. ही शुड बी रजिस्टर्ड सप्लायर. अब बी ने जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किए हैं, लिसन टू मी, बी ने जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किए हैं, जिस पर उसने इनपुट पे टैक्स पे किया है, वो गुड्स एंड वो सर्विसेज शुड बी यूज फॉर हिज बिजनेस पर्पस. वो गुड्स एंड वो सर्विसेज शुड बी यूज फॉर हिज बिजनेस पर्पस. आई होप यू गेटिंग मी. से क्या लिखा है? Goods and services to be used for business purpose. Input tax credit will be available on goods and or services which are used in the course or furtherance of business. The intention to use the goods and or service in the course of furthering of business will lead to avail of credit on such goods and services. Thus, tax paid on goods and or services which are used or intended to be used for non-business purpose cannot be availed as credit. Am I clear? और अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है तो ITC will be credited to the electronic credit ledger. एग्जाम्पल देखो बॉस, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं. Am I clear? सपोज मैंने एक AC परचेज किया. AC किसके लिए? मेरे ऑफिस के लिए. और दूसरा मैंने AC2 परचेज किया. किसके लिए? मेरे घर के लिए, हाउस के लिए. तो जो AC मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, जो AC मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है, ऑफिस के लिए खरीदा है, उस AC पे जो मैंने टैक्स पे किया है उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा. पर जो AC मैंने नॉन बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है
उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेक सेंस? भैया बिजनेस के लिए करो तो क्रेडिट लो और आगे चार्ज करो तो मामा को क्रेडिट दे देंगे। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एम आई क्लियर? एनी प्रॉब्लम? डू रिप्लाई बॉस, नॉट रिप्लाई फ्रॉम लास्ट हाउ मच मिनट, 5 minutes, in fact 10 minutes. Do reply. यहाँ तक समझा? If I have purchased goods or if I have taken services for business purpose, only then I will be having, I can avail the credit. And if it is for non-business purpose और personal purpose, उसका credit नहीं मिलेगा। बस फिर देखा जाए तो वो end consumer हो गया कि नहीं हो गया? लॉजिक समझो ना। अगर बी ने खुद के घर के लिए लगा लिया मतलब बी कौन हो गया? एंड कंज्यूमर। एंड एंड कंज्यूमर को तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लॉजिक समझा? एंड कंज्यूमर को तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? एम आई क्लियर? ओके, आगे 16(1) हो गया। अब आते 16(2) पे। कंडीशंस फॉर अवेलिंग एलिजिबल टैक्स क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। The registered person will be entitled to ITC on a supply only if all 16(2) में 4 कंडीशंस दिए। 16(2)A, 16(2)B, 16(2)C, 16(2)D। कितनी कंडीशंस दी? 4। ये चारों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होगी तभी जाके बी आईटीसी अवेल कर पाएगा, तभी ही विल बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। Am I clear? So let's come to 16(2)A. Am I clear? He मतलब the one who is taking the credit. Who is taking the credit? B. मैं अगेन बोल रही हूँ पूरा चैप्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने वाले हैं। He is in possession of tax invoice or debit note issued by a supplier registered under the Act, that is CGST Act, or other tax paying documents as may be prescribed. समझो बॉस, आज ए बी को जब माल देगा तो ए 1 लाख का माल देगा, उस पे 18,000 का जीएसटी लगाएगा, 18 बोलेगा तो ए बी को क्या इशू करके देगा? टैक्स इनवॉइस। ये क्या है? टैक्स इनवॉइस है कि नहीं है? ये क्या है? टैक्स इनवॉइस है कि नहीं है? तो बी के पास ये टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। बी के पास ये टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे टैक्स इनवॉइस की कॉपीज। अगर गुड्स है तो 3 कॉपी होती है, सर्विसेज है तो 2 कॉपी होती है। ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। एम आई क्लियर? ओरिजिनल कॉपी हम किसको देते हैं? बायर को। और फिर एक कॉपी हम देंगे ट्रांसपोर्टर को जिसको हम माल देंगे, और एक कॉपी हम खुद के पास रखेंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? बस सर्विसेज के केस में 2 ही होती है, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ कोई ट्रांसपोर्टर होता ही नहीं। एम आई क्लियर? तो ओरिजिनल कॉपी हम किसको देते हैं? जिसको हमने सर्विसेज दी है, मतलब जो रिसिपेंट है उसको देते हैं, एंड डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर खुद रखता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो बॉस बी के पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आज हो सकता है कि ये जो बिल कितने का बना? 1 लाख का बना, राइट? इनवॉइस कितने का बना? एक बिल नहीं बोलना चाहिए, इनवॉइस बोलना चाहिए, कोई भी बिल ऑफ सप्लाई हो जाता है वो। ये इनवॉइस कितने का बना? 1 लाख का बना। बाद में रियलाइज हुआ कि भैया माल ज्यादा का चला गया, इनवॉइस कम रेज हुआ। बताओ मुझे, दिमाग में थोड़ा सोचो। बाद में रियलाइज हुआ ए को कि माल ज्यादा का चला गया, पर इनवॉइस 1 लाख का ही रेज हुआ, माल 140 का चला गया। मतलब अब ए को 40,000 और मांगना है, ए को बी से 40,000 और मांगना है। तो अब ए क्या करे? या तो ये इनवॉइस कैंसिल करते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है ये इनवॉइस कैंसिल करने की। ए क्या करेगा? ए को मांगना है पैसे, ए को बी से 40,000 और लेने हैं, मतलब ए की क्या है? असेट है। असेट कहाँ जाता है? डेबिट साइड में जाता है। तो ए क्या इशू कर देगा? डेबिट नोट इशू कर देगा टू दैट टैक्स इनवॉइस। डेबिट नोट में ऊपर वाले टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स होती है। हमें क्लियर? ए जो डेबिट नोट इशू करेगा उसमें उस टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स होगी, मतलब ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये डेबिट नोट उस टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है। और ये डेबिट नोट में 40,000 कितना आएगा?
40,000, आई होप विथ मी, एंड 40,000 के ऊपर 18% लगाएगा, which come to 7,200. That means 47,200. Getting my point? Am I clear? तो मतलब अगर ए ने टैक्स इनवॉइस इशू किया है तो बी के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए. ए ने डेबिट नोट इशू किया है तो बी के पास डेबिट नोट होना चाहिए. कोई और डॉक्यूमेंट है जिसके कारण से बी आईटीसी क्या कर रहा है, अवेल कर रहा है, तो वो सारे प्रूफ बी के पास होने चाहिए. Am I very clear? Am I very clear? Yes. So let's read this. He is in possession of tax invoice or debit note. Now you have understood debit note. Am I clear? Debit note उस तब कब इशू होता है जब ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस इशू हो चुका होता है. क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस कैंसिल करूं फिर एक नया टैक्स इनवॉइस बनाऊं, विच इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक. हमें क्लियर? तो इसलिए बहुत सिंपल कर दिया यहाँ पे कि टैक्स इनवॉइस में दो ही गलती हो सकती है, या तो अमाउंट ज्यादा लिख दिया या तो अमाउंट कम लिख दिया. कम लिखा है डेबिट नोट इशू कर दो, ज्यादा लिखा है क्रेडिट नोट इशू कर दो. मतलब मेरे को टैक्स इनवॉइस को टच करने की जरूरत नहीं है. He is in possession of tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this act. I'm reading these points. Invoice issued by a supplier. क्या क्या है? Invoice issued by the supplier of goods and or services. ये इसके पास होना चाहिए. Invoice issued by a recipient receiving goods and or services from unregistered supplier along with the proof of payment of tax. ये अभी पॉइंट मार्क करके चलो. मैं जब आपको टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब ये वाला पॉइंट मैं वापस लिंक कर दूंगी. थर्ड, अगर डेबिट नोट इशू किया तो वो होना चाहिए. फोर्थ, बिल ऑफ एंट्री कस्टम के केस में होती है. बिल ऑफ एंट्री किसके केस में होती है? कस्टम्स. और मैंने आपको अभी बताया कस्टम्स के केस में हम बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करते हैं एंड आईजीएसटी पे करते हैं, तो बिल ऑफ एंट्री में लिखा होता है. मैं क्लियर? तो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी होनी चाहिए, तभी जाके आपको आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा. फिर अगर बाई चांस रिवाइज इनवॉइस भी हमारा चैप्टर, ये पॉइंट भी कब आएगा? जब हम टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इशू करेंगे. बॉस सिंपल सा अंडरस्टैंड करना, अगर टैक्स इनवॉइस में गलती हो जाती है तो उसके लिए रिवाइज इनवॉइस इशू नहीं होता है. मैं गलती ठीक कर सकती हूं बाय डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. आई होप विथ मी. अगर मैंने गलती भी बोलो या कुछ भी बोलो, एनीथिंग हैपन जिसमें इनवॉइस में फिगर ज्यादा है या इनवॉइस में फिगर कम है, आई कैन रेक्टिफाई दैट बाय डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. आई डोंट हैव टू इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस. रिवाइज टैक्स इनवॉइस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही रेज होता है. रिवाइज टैक्स इनवॉइस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही रेज होता है. वो सिचुएशन हम अलग से कवर करेंगे जब हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ेंगे. Am I clear? Am I clear? Am I clear? And document issued by input service distributors, ये भी आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. क्लियर? तो क्या लिखा है? The document basis which ITC has been taken should at least, आप जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप आईटीसी क्या कर रहे हो, अवेल कर रहे हो, उसमें देखो टैक्स इनवॉइस का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है. टैक्स इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है. यस, उन्होंने बोल दिया है कि टैक्स इनवॉइस में ये डिटेल्स होनी चाहिए. आप ऊपर लिखो, नीचे लिखो, दाएं लिखो, बाएं लिखो, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जहां लिखना है लिखो, बट ये डिटेल्स चाहिए. Am I clear? Amount of tax charge, description of goods, total value of supply, GST number, place of supply, ये कुछ डिटेल्स आपके इनवॉइस में होनी चाहिए. Am I clear? Note ITC of tax paid towards demand involving fraud. क्या लिखा है देखो, tax paid on in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression of facts cannot be availed as IT. समझना, एक तो आपने फ्रॉड किया, आपने टैक्स पे किया नहीं था, आपकी फ्रॉड की चोरी पकड़ी गई, इन्वॉल्विंग फ्रॉड.
tax paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of fraud, willful misstatement or suppression of facts. See, टैक्स नहीं पे करने का दो कारण हो सकता है, एक तो मिस्टेक होता है, एक फ्रॉड होता है. मेरे को पता नहीं था, मिस्टेक. Unknowingly, fraud, knowingly, you knew that whatever you are doing is wrong, still you are doing, that is fraud. हमें क्लियर. तो आपने फ्रॉड किया, आपने टैक्स पे नहीं किया, आपकी चोरी पकड़ी गई, आप पे डिमांड आया, डिमांड मतलब डिपार्टमेंट ने डिमांड भेजा है, नोटिस भेजा है कि बॉस दिस इज द डिमांड, ये पैसा आपको हमको देना है, आप चोरी कर रहे हो. चोरी पकड़ी गई और चोरी पकड़ने के बाद आपने टैक्स पे कर दिया. अब सपोज ए ने टैक्स पे कर दिया, अब बी बोलता है टैक्स पे हो गया ना, आईटी से दो. हाँ, चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब एक तो तुम फ्रॉड करोगे, हम तुम्हारी फ्रॉड पकड़ लेंगे, और फिर तुम बोलते हो अब तो उसने पे कर दिया ना, अब मैं क्रेडिट ले लूं. भैया क्यों? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एट ऑल. इफ यू हैव नॉट पेड टैक्स, फ्रॉड, it was involving fraud, knowingly, see, willful misstatement, willful, जानबूझ के आपने misstatement किया है. suppression of facts, आपने facts को suppress किया है, छुपाया है, knowingly होता है ये सब. in that case, if आपकी चोरी पकड़ी गई और आपको हमने टैक्स भरवाया है, उस टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. हम पढ़ेंगे, मे बी नॉट टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो. there is a section called as 17 subsection 5 which talks about block credit. ब्लॉक कर दिया, हम ये क्रेडिट आपको नहीं देंगे. चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, मतलब वाह. am I clear? can I go ahead? आगे बढ़े. a very important, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब मैं पढ़ाने जा रही हूं. am I clear? this is an amendment for November 2020. ये फर्स्ट टाइम एग्जाम में आने वाला है और ये 100% आएगा ही आएगा, ये 100% आएगा ही आएगा. गेटिंग माय पॉइंट. अगर ये इन डेप्थ क्वेश्चन में नहीं आया तो एमसीक्यू में आएगा, और ये इन डेप्थ क्वेश्चन में भी आएगा इनफैक्ट. और वहां अगर आपको प्रोविजन पता नहीं है, इतनी सी गलती आपकी, इतना सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब इसमें कैलकुलेशन तो इतना ज्यादा सिंपल है, अगर आपको प्रोविजन पता नहीं है तो कैलकुलेशन में आप गलती कर दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा. मैं क्लियर? स्टार्ट करूं? प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. आई थिंक आई विल बी एबल टू कंप्लीट ओनली दिस टिल हियर, क्योंकि ये पूरा एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट विल गेट ओवर यहां तक. मतलब वो एक पॉइंट, सिर्फ एक अमेंडमेंट यहां तक है. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कंप्लीट और नॉट, बट आई ट्राई टू कंप्लीट इट. मैं क्लियर? फर्स्ट अमेंडमेंट समझना, पूरा ए टू जेड लिखा है जो सीबीआईसी ने इशू किया है. अनमैच्ड क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड 10%. अर्लियर इट वाज 20%. अमेंडमेंट आया है 20 का 10 कर दिया है. जस्ट वेट, डोंट वरी, लीव ऑन मी. ऑफ ITC available in GSTR 2A. I hope with me. Rule 36(4). ITC समझना, धीरे धीरे चलते हैं. ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under section 37 subsection 1, that is in GSTR 1, and not reflected in GSTR 2A of the recipient, shall not exceed 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit note, the details of which have been uploaded by the suppliers under section 37 subsection 1 in GSTR 1 and GSTR 2A of the recipient. मैम ओके, कुछ नहीं है, समझना. पहले तो आप बेस देना पड़ेगा. हाउ ITC वर्क्स. सप्लायर है एंड रेसिपेंट है, राइट. ये ए है, ये बी है, और ये बी सी को भी बिजनेस देने वाले, जो भी करने वाले हैं. पर हम तो ए और बी की बात करेंगे और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? बी. अब अंडरस्टैंड करना, आई होप यू विथ मी.
क्या होता है, बी को क्रेडिट कब मिलेगा, बी को क्रेडिट कब मिलता है, जब सप्लायर, सी अंडरस्टैंड करना आज क्या हो रहा है यहाँ, ये जो भी सप्लायर है, जो भी सप्लायर को क्या क्या करना पड़ता है, सप्लायर को एवरी मंथ, मैं नॉर्मल टैक्स सप्लायर्स की बात कर रही हूँ, मैं कंपोजिट उनको मंथली टैक्स पे करना पड़ता है, मंथली, जून का जुलाई को अगस्त, मैं मंथली टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब हमारा एक टैक्स पीरियड एक मंथ का है, हमारा टैक्स पीरियड एक मंथ का है, और सपोज जून मंथ का 20 जुलाई को पे करना पड़ता है टैक्स, और 20 जुलाई को उनको GSTR 3B फाइल करना पड़ता है, विच इज रिटर्न। GSTR क्या होता है, 3B इज अ रिटर्न। रिटर्न क्या है, पूरी डिटेल्स, मतलब इट इज नॉट इंडिविजुअल डिटेल। रिटर्न में क्या लिखा आएगा कि बॉस कितने का सप्लाई किया, रिटर्न में क्या लिखा हुआ आएगा, कितने का सप्लाई किया, कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितना टैक्स पे कर दिया, मतलब टोटल नंबर आएगा, क्या आएगा, टोटल नंबर आएगा। कितना पॉइंट, मतलब ए ने माल बी को दिया, ए ने माल सी को दिया, ए ने माल डी को दिया, कितना पॉइंट, ए ने सप्लाई, सपोज डी एंड ई, सपोज ए ने 3 लोगों को सप्लाई किया है माल, ए ने 3 लोगों को माल सप्लाई किया है, ए का आउटपुट 3 लोगों का है, ए ने टैक्स 3 लोगों से कलेक्ट किया होगा और ए ने टोटल टैक्स पे किया होगा, तो ये रिटर्न जो GSTR 3B है, जो मंथली फाइल होता है, मतलब जून का जुलाई में होगा, 20 जुलाई इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B। Am I clear? Getting my point? In that case, जो ए है उसमें टोटल लिखेगा, टोटल सप्लाई, सपोज इसको 2 लाख दिया, इसको 5 लाख दिया, इसको 3 लाख दिया, टोटल कितना हो गया, 10 लाख। सपोज 10 लाख पे टैक्स 1,80,000 आया, अज्यूम करो सबके ऊपर 18% है, इसमें कोई ब्रेकअप नहीं होता है, GSTR 3B में कोई भी ब्रेकअप नहीं होता है, इट इज ऑल टुगेदर, राइट। अब मुझे बताओ, GSTR 3B से क्या ये पता चला कि डी ने कितना टैक्स ए को दिया, कि बी ने कितना दिया, कि ई ने कितना दिया, नहीं पता चला। अब मैं क्लियर, तो डी बी ई GSTR 3B से क्रेडिट नहीं ले पाते, फिर इस बंदे को एक और चीज करनी पड़ती है, इसको GSTR 1 फाइल करना पड़ता है एवरी मंथ, कहीं कहीं क्वार्टरली है, वो हम डेप्थ में बाद में देखेंगे। नॉर्मली टर्नओवर बेस्ड है, तो टर्नओवर के बेसिस पे GSTR 1 होता है, तो नॉर्मली मैं अभी नॉर्मल की बात कर रही हूँ कि जिसको एवरी मंथ GSTR 1 फाइल करना पड़ता है। GSTR 1 सपोज जून मंथ का आपको 10 जुलाई तक फाइल करना पड़ता है। GSTR 1 की डेट क्या है, अगर कहीं नॉर्मली अमेंडमेंट्स आए तो उसको बाजू में रखते हैं, पर नॉर्मली इट इज 10th जुलाई, अभी कहीं 11th भी हो गया, पर अभी इसको इग्नोर करो, नॉर्मली 10th जुलाई। मैं क्लियर, व्हाट इज GSTR 1, स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लायर ने क्या क्या सप्लाई किया है, सप्लायर ने क्या क्या सप्लाई किया है, डिटेल में जाएगा। Am I clear? तो जो ए ने माल किसको दिया, बी को दिया, डी को दिया, ई को दिया, ए कौन है, सप्लायर है, ए कौन है, सप्लायर है, तो ए के GSTR 1 में बी का भी नाम आएगा, डी का भी नाम आएगा, ई का भी नाम आएगा, कितना कितना आएगा, 2 5 3 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये सप्लाई दिखेगा। Am I clear? ये अमाउंट दिखेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और फिर इसके ऊपर जो भी टैक्स अमाउंट है वो भी लिखा आएगा, मतलब GSTR 1 इज इन डेप्ट, GSTR 1 इज इन डेप्ट। ये जून का कब फाइल होता है, बाय 10th जुलाई। Am I clear? अब ये जो भी यहां आएगा समझना, वो ऑटोमेटिकली बी के, डी के, ई के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होगा, GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होगा। आई होप यू आर विथ मी। Am I clear? थोड़ा समझना, ये बहुत बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज 5 लाख की बात करें अपन, 5 lakhs का
18% इज 90,000 का टैक्स ये आया, देन 36,000 का टैक्स ये आया. फिर भी आई ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ कैलकुलेटिंग इवन डू आई नो द नंबर्स. 36,000 यहाँ आया एंड 3 lakhs का 54,000 आया, राइट? तो प्लस 36,000 प्लस 90,000 इज 1,80,000. समझा? यहां तक समझा? ये ए ने अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया था. ये ए ने अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया कि बॉस मैंने बी को इतना माल सप्लाई किया, मैंने डी को इतना सप्लाई किया, मैंने ई को इतना सप्लाई किया बाय 10 जुलाई. और उसके बाद ऑटोमेटिकली बी के जीएसटीआर 2A में 90,000 दिखेगा, डी केस में 36,000 दिखेगा एंड ई केस में 54,000 दिखेगा. आई होप इतना समझा. पहले बताओ ये समझा? ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने वाला है जीएसटीआर 2A में. जी, एक जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 1 होता है, एक जीएसटीआर 2 होता है, पर वो बताती हूँ क्या है, थोड़ा रिटर्न का नॉलेज दे रही हूं. ए सप्लायर है तो ए जीएसटीआर 1 फाइल करता है और बी रेसिपेंट है तो बी को जीएसटीआर 2 फाइल करना चाहिए था कि मुझे ए से ये माल आया. तो 1 and 2 मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिप्लाई करो ना प्लीज, रिप्लाई करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जीएसटीआर 1 में सपोज मैं अज्यूम करो ए एंड बी के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है. सपोज एक महीने में 5 बार माल गए, एक महीने में 5 बार ए ने बी को माल दिया. तो 10 जुलाई को जो जीएसटीआर 1A फाइल करेगा उसमें 5 इनवॉइस की डिटेल्स होगी और बी क्या बोलेगा कि मैंने 5 बार माल ए से लिया है, तो वो भी जीएसटीआर 2S स्टेटमेंट ऑफ इनपुट्स. तो जीएसटीआर 2 भी लिखेगा 1 2 3 4 5. तो ये मैच होना चाहिए. बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि जीएसटीआर 2 टिल डेट स्टार्ट नहीं हुआ है. 17 जब से जीएसटी आया है 2020 हो गया है, ये अभी तक प्रैक्टिकली पोस्टपोन हुए जा रहे हैं. जीएसटीआर 2 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और जीएसटीआर 2 के अंदर ही जीएसटीआर 2A होता है. जीएसटीआर 2 तो अभी हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है. जीएसटीआर 2A होता है. तो जो भी 1 में लिखेगा ए, किसके लिए? बी के लिए. जो भी 1 में ए लिखेगा किसके लिए लिखेगा? बी के लिए लिखेगा. वो ऑटोमेटिकली यहाँ 2A में रिफ्लेक्ट होगा. ये कंफ्यूजन तो नहीं है? ये कंफ्यूजन तो नहीं है? रिप्लाई करो. यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और ये मैच होना चाहिए. ये मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ. अगर ए ने 5 इनवॉइस बी को दिए है, पांचों का मिला के टैक्स सपोज 5 लाख होता है, मतलब बी ने ए को 5 लाख का टैक्स दिया है, ए ने डिपार्टमेंट को 5 लाख पे कर दिए है, तो बी इज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑफ 5 लाख प्रोवाइडेड ये 1 में आएगा और तो 2A में रिफ्लेक्ट होगा. तो अज्यूम करो अभी तक कोई इशू नहीं था. ए ने प्रॉपरली 1 2 3 4 5 लिखा, प्रॉपरली 1 2 3 4 5 लिखा. बी के हिसाब से भी 1 2 3 4 5 ही होता है. am I clear? ए ने 5 लाख दिखाया, बी के हिसाब से भी 5 लाख होता है. कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं था. am I clear? अब प्रॉब्लम क्या आई? बी के हिसाब से 5 इनवॉइस थे. बी के हिसाब से कितने इनवॉइस थे? 5 इनवॉइस थे और पांचों का मिला के टोटल 5 लाख होता है. अगर मैं सपोज थोड़ा सा सिंपल कर दूं तो इनवॉइस 1 में 1 लाख, इनवॉइस 2 में 2 लाख, 3 लाख हो गए. इनवॉइस 3 में 50,000, इनवॉइस 4 में 40,000, तो कितना हो गए? 3,90,000. इनवॉइस 5 में 1,10,000. राइट, टोटल हो गए 1 2 3 4 5. राइट, ये ब्रेकअप था कि इनवॉइस 1 में 1 लाख का टैक्स था, इनवॉइस 2 में 2. ये टैक्स का फिगर है.
इनवॉइस 1 में 1 लाख का टैक्स था, इनवॉइस 2 में 2 लाख का टैक्स था, इनवॉइस 3 में 50,000 का टैक्स था, इनवॉइस 4 में 40,000 का टैक्स था, इनवॉइस 5 में 1,10,000 का टैक्स था। इतना बी ने ए को दिया, ए ने गवर्नमेंट को दे दिया। अब मैं पर अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो ए है ना, इसने जो अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया ना, समझना, ये जो ए है ना, इसने जो अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया ना, उसमें से 1, 2, 3, 4 की ही डिटेल्स दी, उसने इनवॉइस 5 की डिटेल दी ही नहीं, भूल गया, व्हाटएवर कैन बी द रीजन, भूल गया। अब मैं क्लियर, तो 1 का कितना अमाउंट था, 1 लाख था, 2 का कितना अमाउंट था, 2 लाख था, 3 का कितना अमाउंट था, 50,000 था, 4 का कितना अमाउंट था, 40,000 था। तो इन शॉर्ट इसके जीएसटीआर 2A में 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा। अब मैं क्लियर, इतना दिखा, जिसका टोटल कितना आया, 3,90,000। कितना आया, 3,90,000। उसके हिसाब से, बी के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 5 लाख। पर ए ने जीएसटीआर 1 में कितना शो किया, 1, 2, 3, 4 इनवॉइस शो किया, 4 इनवॉइस शो किए। शो कितने करने चाहिए थे, 5 करने चाहिए थे, पर शो 4 ही किए उसने। ठीक है, वो बाद में हम रेक्टिफाई करवाएंगे, पर अभी तो 4 ही आए। अब ऑटोमेटिकली मेरे, सपोज मैं कौन हूं, बी, मेरे जीएसटीआर 2 में कितना रिफ्लेक्ट हुआ, 1, 2, 3, 4। तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भैया हमको नहीं मालूम 5 लाख, 5 लाख, हमको तो 390 मालूम है। डिपार्टमेंट बोलेगा ये अमाउंट आप एलिजिबल हो। डिपार्टमेंट बोलेगा ये आप 5 लाख बोलोगे, आप 10 लाख बोल दोगे, आपका सप्लायर कंफर्म नहीं कर रहा है ना, आपका सप्लायर बोला कि आपने सप्लायर को सिर्फ 3,90,000 पे किया, आई होप यू विथ मी। आपके सप्लायर ने बोला कि इसने 3,90,000 दिया तो मैं आपको 3,90,000 का क्रेडिट दे दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है बी का प्रॉब्लम क्या है, बी 5 लाख टैक्स भर के बैठा है, बी 5 लाख का टैक्स भर के बैठा है, उसको क्रेडिट कितने का मिल रहा है, सिर्फ 3,90,000 का मिल रहा है, हाँ या ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन है मुझे बताओ, नहीं ना। तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, बॉस ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बोल रही हूँ, ये अमेंडमेंट एग्जाम में आएगा, इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2020 और इट इज डैम इजी। तो फाइनल्स के लिए तो ये एकदम इजी हो गया। तो ये किस में कवर करेंगे, इंटर में कवर करेंगे, फाइनल्स में भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर आपकी तो आएगा ही आएगा, हमें क्या। तो ये 390 के लिए कोई डिस्प्यूट है क्या, नहीं। ये 390 के लिए कोई डिस्प्यूट है क्या, नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। 1 ए भी मान रहा है, बी भी मान रहा है। प्रॉब्लम किसके लिए है, वो बैलेंस 1,10,000 के लिए। प्रॉब्लम किसके लिए, बैलेंस 1,10,000 के लिए। तो डिपार्टमेंट के बॉस मैं कुछ नहीं कर सकता। उस केस में एक अमेंडमेंट आया है कि अगर बाय चांस ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैं बी का हार्डशिप नहीं करवा सकती, मैं बी का नुकसान नहीं करवा सकती। तो बी को हमने बोला ओके वी कैन डू वन थिंग फॉर यू। क्या आप एलिजिबल कितने हो, 390 के लिए। आप एलिजिबल कितने हो, 390 के लिए। आपको एलिजिबिलिटी होनी कितनी थी, 5 लाख के लिए। अब वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको पूरा 1,10,000 तो दे नहीं सकता, क्योंकि आपके जो सप्लायर ने इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड नहीं करी है। मैक्सिमम मैं जो कर सकता हूं, आप जितने के लिए क्या हो एलिजिबल हो, एलिजिबल कितने के लिए दिख रहे हो, 3,90,000 के लिए आप एलिजिबल दिख रहे हो, उसका मैं 10% और एक्सेस दे सकता हूं। मतलब 390 के लिए तो आप एलिजिबल हो ही, प्लस मैं 39,000 और दे दूंगा। Am I clear? That means 0, 0, 0, 9, 10, मैं आपको 4,29,000 दे सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब कितना दे सकता हूँ, आप 3,90,000 के लिए तो आप एलिजिबल थे ही, 3,90,000 के लिए आप एलिजिबल थे, मैं उसका 10% और दे दूंगा, मैं आपको 4,29,000 दे सकता हूँ। ये पहले प्रोविजन 20% का था, विच इज रिड्यूस टू 10%। समझा, ये समझा कि नहीं समझा, ये समझा कि नहीं समझा, जवाब दो। इतना समझा, किसका 10% लिया है,
5 लाख का 10% नहीं लिया है, 1,10,000 का भी 10% नहीं लिया है। आप जितने के लिए एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल फॉर 3,90,000 विदाउट एनी डिस्प्यूट। ए भी कंफर्म कर रहा है, आप भी कंफर्म करो, दैट मीन्स देयर इज नो डिस्प्यूट फॉर 3,90,000, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दैट अमाउंट। आई कैन गिव यू, यस, सी नेक्स्ट जीएसटीआर 1 में रेक्टिफाई हो जाएगा, but that is practically possible। होता है, बिजनेस वर्ल्ड है ये, can't help it, get my point। be suffering, या be suffering, can't help it। next time में वो करवा देगा रेक्टिफाई, नेक्स्ट टाइम वो करवा देगा रेक्टिफाई। गेटिंग माई पॉइंट नॉट? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, डोंट वरी। अब डोंट कम टू कंक्लूजन, बैलेंस क्या है, डोंट वरी। बस आज फाइन नहीं डाला है, अगले में तो फाइन डालेगा ना। वेट, चिल, एकदम कंक्लूजन पे जम मत करो। हमारा तो ये एक, अभी आपने देखा नहीं क्या, ये एक हमारा, ये एक, इट इज सच अ बिग नोटिफिकेशन, सच अ बिग सर्कुलर। तो आपके मन में जैसा आ गया, बैलेंस का क्या होगा, वैसे बी के मन में भी तो आएगा। तो ऐसे ही कहानी खत्म नहीं होती, कहानी शुरू भी नहीं करी मैंने, खत्म कहां से करूंगी? पर एटलीस्ट ये समझो कि जहां उसको जुलाई मंथ में सिर्फ 390 का क्रेडिट मिल सकता था, मैंने उसको 10% एक्सेस दे दिया। आप ये तो समझो, तो डिपार्टमेंट क्या बोलता, नहीं रे बॉस, मुझे 390 समझ में आ रहा है, अगले महीने जब वो 5 की डिटेल डालेगा 110 ले लेना। गेट योर पॉइंट? तो यहाँ बेसिकली डिपार्टमेंट हैज गिवन यू एक्सेस 10,000। अब मैं कहता डिपार्टमेंट आउटराइटली मना कर सकता था कि नहीं, आई वोंट गिव, व्हाटएवर इज एलिजिबल यू कैन टेक दैट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। What is correct and what will happen to this 10% given? Wait, chill, remain chill। देखा जाए तो ये 10% नहीं, ये पूरा 5 लाख होना चाहिए था। एम आई क्लियर? तो नेक्स्ट में देखेंगे ना अपन क्या होने वाला है। जस्ट वेट, अपने जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना, उसको थोड़ा सा रोको। इट्स गुड टू थिंक। ये चैप्टर ऐसा ही है, इस चैप्टर में अभी तक तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे थे मुझे, अब क्वेश्चन आने लगे, मतलब अब तुमको मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। अब मैं ये पैरा वापस पढ़ती हूँ तो तुमको ये पैरा समझेगा। एम आई क्लियर? अनमैच क्रेडिट, अनमैच, ही इज शोइंग 5 lakhs, ही इज शोइंग 390, अनमैच हो गया कि नहीं हो गया? Unmatched credit cannot exceed 10%. Earlier it was 20% of ITC available in GSTR 2A। पहले क्या था, 390 का 20% दे रहे थे। और ये भी पता है, ये अभी स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर में स्टार्ट किया, अक्टूबर 19 में 20% किया और नवंबर में 10% कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the detail of which have not been uploaded by the supplier under section 37 subsection 1 in GSTR 1 and not reflected in GSTR 2। सप्लायर ने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया, इसलिए रेसिपेंट के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। फिफ्थ वाला इनवॉइस shall not exceed 10% of what? Of eligible credit available in respect of invoices और 10% किसका मिलेगा? Eligible। और eligible कौन सा है? 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which has been uploaded। जो डिटेल्स अपलोड हो चुके हैं वो आप एलिजिबल हो, उसका 10% हम आपको और दे देंगे अगर अनमैच है तो। एम आई क्लियर? ये हेडिंग है, इसके लिए सर्कुलर आया नवंबर में आया, सर्कुलर नंबर 123/42/19 GST dated 11/11। एम आई क्लियर? Restriction in availment of input tax credit in terms of sub rule 4 of rule 36 of CGST rules 2017। समझना, sub rule 4 to rule 36 of CGST rules 2017 has been inserted by notification number 49/2019 dated 9th of October। मैंने कहा ना अक्टूबर में तो आया ही था,
ये पहली बार 20% कब आया? 9 अक्टूबर को आया, इसलिए मे अटेम्प्ट के लिए 20% था, इसलिए मे अटेम्प्ट के लिए 20% था, पर क्योंकि नवंबर में क्या हो गया, 20 का 10% हो गया, इसलिए नवंबर अटेम्प्ट के लिए 10% हो गया। तो अगर ये मे अटेम्प्ट होता तो यहाँ पे 20% होता, पर तुम्हारे अटेम्प्ट में क्या है, 10% है, तो नाउ ऑल हैव टू लर्न 10% ओनली। एम आई क्लियर? क्या लिखा है? द सेट सब रूल प्रोवाइड्स restriction in availment of input tax credit in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37 of CGST Act 2017। क्या बात चल रही है? ये किसकी बात चल रही है? ये सब रूल किसकी बात कर रहा है? रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। In availment of ITC, this sub-rule is putting restriction on availment of ITC in respect of which invoice note or debit note, the details of which has not been uploaded. Upload नहीं किया है तो mismatch है। Okay. Self assessment basis है, क्या लिखा है? This being a new provision, ये नया provision है। The restriction is not imposed through the common portal and it is a responsibility of the taxpayer that credit is availed in terms of the said rule, and therefore the availment of restricted credit under sub rule 4 of rule 36 has to be done on self assessment basis by the taxpayer। ये by portal नहीं होगा, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। पोर्टल से कैसे होगा? बस पोर्टल पे तो कितना दिख रहा है, 390 दिख रहा है ना, आपको मालूम है ना कि अनमैच है, आपको मालूम है ना कि अनमैच है, क्योंकि आपका तो जीएसटीआर 2 में ना बेसिक प्रॉब्लम क्या हो गया कि जीएसटीआर 2 जो था, जो रिसिपेंट फाइल करता कि मैंने 5 इनवॉइस आए हैं मेरे पास, सप्लायर ने 4 दिखाए, तो ये 1 एंड 2 में ही कहानी खत्म हो जाती, पर 2 आया ही नहीं है पिक्चर में, तो 1 जो हो रहा है वो रिफ्लेक्ट 2 में कर रहा है। क्या होता प्रैक्टिकली, 1 ने किया, 1 जो करता वो 2A में रिफ्लेक्ट होता, और मैं 2 में लिखती कि मेरे पास तो 5 आए। Am I clear? Getting my point? सप्लायर किस में दिखाता? 1 में दिखाता। सप्लायर जो 1 में दिखाता वो ऑटोमेटिकली रेसिपेंट के 2A में रिफ्लेक्ट करता, और रेसिपेंट 2 में दिखाता कि मैंने तो 5 माल लिया है, मेरे पास 5 इनवॉइस है। अब इशू ये कि जब ये 2A टिल डेट तक एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है, तो पोर्टल पे पता ही नहीं है ना कि एक्चुअल इनवॉइस कितने थे। वो तो क्या दिखेगा, 1 ने 4 बताया, 2A भी 4 बता रहा है, तो वो तो उतना ही लेगा। आपको मालूम है कि नहीं, देयर वर 5 इनवॉइस एंड नॉट 4 इनवॉइसेस, सो द फिफ्थ आपको मालूम है कि अनमैच्ड है, तो आपको 10% खुद से लेना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, डिपार्टमेंट नहीं करेगा यहाँ पे, इट इज ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। आई होप यू विथ मी। Am I clear? Am I clear? Can I go ahead? कोई तकलीफ यहाँ तक? I'll be going slowly. I have no issues to rush. I know this is really important. Am I clear? तो क्या लिखा है? Various issues relating to implementation of the said sub rule have been examined and the clarification on each of this point is given under। जैसे आपने इतने सारे क्वेश्चन रेज कर दिए ना, वैसे एसएससी को भी थे सारे। सी रूल, कोई प्रोविजन बनाना और फिर इम्प्लीमेंटेशन में करना बहुत फर्क होता है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पता चल सकता है कि यही इशू आ सकते हैं। क्या क्या इश्यूज हैं, एक एक करके इश्यूज लेते हैं। हाँ, एक एक करके इश्यूज लेते हैं। आई मे नॉट कंप्लीट द सर्कुलर टुडे, आई एम ओके विद इट, बट जितना करेंगे उतना अच्छे से करेंगे। What are the invoices or debit notes on which the restriction under Rule 36 sub Rule 4 is will applicable? See, Rule 36 sub Rule 4 ने restriction दिया है। क्या restriction दिया है? जो इनवॉइस मैच नहीं हो रहा है उसका आपको सिर्फ उसके कारण से आपको मैं 10% दे दूंगा। किसका दे दूंगा? एलिजिबल का दूंगा। अब समझना, the restriction of availment of ITC is imposed only in respect of those invoice or debit notes, details of which are required to be uploaded by supplier under subsection 1 of section 37 but which has not been uploaded। मतलब जो GSTR 1 में जो अपलोड होना चाहिए था और जो अपलोड नहीं हुआ, उन पे ही ये रिस्ट्रिक्शन है। इन शॉर्ट,
किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयरफॉर समझाती हूँ, डोंट वरी। देयरफॉर टैक्स पेयर्स में अवेल फुल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। समझना, ए टू बी, ए टू बी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ए टू बी की बात चल रही है। एक बी ने ए से 5 बार माल लिए जून मंथ में, 1 2 3 4 5, पर इस बंदे ने सिर्फ 4 ही अपलोड किए, 5th अपलोड नहीं किया, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो 5th वाले पे ही है। अब रिस्ट्रिक्शन किस पे नहीं है, लॉजिकली समझना। मुझे बताओ, IGST पेड ऑन इंपोर्ट, जब बी ने माल क्या करवाया होगा? इंपोर्ट करवाया होगा, तो इंपोर्ट पे GST 1 आता भी नहीं है। और जब इंपोर्ट करवाया होगा तो इंपोर्ट पे IGST किसने पे किया है? बी ने पे किया डायरेक्टली डिपार्टमेंट को। बी के पास बिल ऑफ एंट्री, इसके लिए तो क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री होता है। हमने अभी पढ़ा था, मैंने आपको अभी बताया था कि इंपोर्ट पे क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री होता है, GST 1 नहीं होता है। तो बिल ऑफ एंट्री में तो सब लिखा हुआ होगा कि इतना BCD है, इतना IGST है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। यहां तक कोई तकलीफ है? यहां तक कोई तकलीफ है? मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बी ने खुद ने पे किया है, बी के पास खुद के पास बिल ऑफ एंट्री की कॉपी रखी है, तो बिल बी इसमें बताएगा कि नहीं बताएगा कि मैंने इस बिल ऑफ एंट्री में इतना IGST पे किया है, तो ऑटोमेटिकली उसको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका? तो उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। ओके, सेकेंड, डॉक्यूमेंट इशूड अंडर RCM, डॉक्यूमेंट इशूड अंडर RCM, समझना, ए टू बी के बीच में क्या लगने वाला है? सपोज RCM लगने वाला है, RCM पे टैक्स कौन पे करने वाला है? बी ही करने वाला है। तो क्या बी के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? एम आई क्लियर? उस डॉक्यूमेंट्स की ए की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, उसमें इंपॉर्टेंस किसकी है? बी की है। एम आई क्लियर? तो उसको मैं बी को पूरा क्रेडिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जवाब दो, प्लीज जवाब दो। ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट समझा? एंड थर्ड क्या है? क्रेडिट रिसीव्ड अंडर फ्रॉम ISD। व्हाट इज ISD? आई डोंट वांट टू गो इन डेप्थ, फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ। ISD का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है समझाती हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज एक CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने एक कंपनी के 5 ब्रांचेस है, ABCDE, और एक हेड ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है। सबका ऑडिट एक सीए ने किया। Am I clear? एक सीए ने किया। Am I clear? आई होप विद मी। पर उन सीए ने क्या किया? जो इनवॉइस रेज किया ना, सिर्फ हेड ऑफिस को रेज कर दिया सबके लिए 10 लाख का, और उस पर सपोज 1,80,000 क्या लगाया? GST लगाया, तो टोटल कितना हुआ? 11,80,000। तो अगर मैं ऐसा देखूं, इनवॉइस किसके नाम पर है? हेड ऑफिस के नाम पे है, तो क्रेडिट किसको मिल रहा है? सिर्फ हेड ऑफिस को मिल रहा है। क्रेडिट किसको मिल रहा है? सिर्फ हेड ऑफिस को मिल रहा है। पर एक्चुअली देखा जाए तो क्रेडिट सबको मिलना चाहिए था। हेड ऑफिस को भी मिलना चाहिए, ए को भी मिलना चाहिए, बी को भी मिलना चाहिए, सी को भी मिलना चाहिए, डी को भी मिलना चाहिए, ई को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सबने क्या किया है? सबने सीए सर्विस अवेल किए, हाँ या ना? तो एचओ क्या करेगा? एचओ यहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट करेगा। एचओ क्या करेगा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसा एक्ट करेगा। और सपोज अज्यूम करो इसमें 1 लाख इसका है, सबका 1-1 लाख है, सपोज मान लो सबका 1-1 लाख है, 1-1 लाख, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, सबको 1-1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एक डॉक्यूमेंट से। और 1 लाख का 18% कितना होता है? 18,000 ईच, 18,000 ईच। आई होप विथ मी। तो 5 लाख का हेड ऑफिस ने क्या किया? इनपुट सर्विस क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए को 18 का क्रेडिट मिलेगा, बी को भी 18 का क्रेडिट मिलेगा, सी को भी 18 का क्रेडिट मिलेगा, डी को भी 18 का क्रेडिट मिलेगा, ई को भी मिलेगा, एंड बैलेंस हेड ऑफिस का, वो बैलेंस हेड ऑफिस रख लेगा। तो यहाँ पे ये जो 18 का क्रेडिट मिल रहा है, यू आर गेटिंग एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के कारण मिल रहा है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ, अगर ये ABCD और जो HO है, ये 6 अलग कंपनी होती, तो क्या ये सी सबको अलग अलग इनवॉइस रेज करता कि नहीं करता? सपोज सी अलग अलग इनवॉइस रेज करता कि नहीं करता? बताओ मुझे, बताओ मुझे,
वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर ये ABCDE और ये हेड ऑफिस अगर 6 अलग कंपनी होती, अलग अलग कंपनी होती, और अगर ये CA 6 अलग अलग को ऑडिट करता, तो सबको अलग अलग इनवॉइस रेज करता कि नहीं करता, और सबको अपना अपना क्रेडिट मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। पर क्योंकि ये सब अंडर वन रूफ आता है, सब अंडर वन नहीं, बट नॉर्मली इट हैपेंस, अगर अगर ऐसा हो रही कैन रेस, बट दिस इज वन वे ऑल्सो कि हेड ऑफिस के नाम पे रेस कर दिया, दिस इज प्रैक्टिकली हैपेंस। आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, हेड ऑफिस के साथ हुआ है, तो मैंने हेड ऑफिस के नाम पे इनवॉइस रेस कर दिया। अब मैं क्लियर, जरूरी नहीं है मैं ब्रांचेस को इनवॉइस रेस करूं, पेमेंट मुझे हेड ऑफिस से आ रहा है, तो मैंने सारे इनवॉइस, पूरे इनवॉइस इकट्ठा किसके नाम पे रेस कर दिया, हेड ऑफिस के नाम पे रेस कर दिया, दैट इज ओके। बट देन प्रॉब्लम इज कि वो जो 180 है, 1,80,000 है, इट इज नॉट ओनली द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस, इट इज द क्रेडिट ऑफ ABCD ऑल्सो। हाँ या ना, हाँ या ना, ये समझा मुझे बताओ। तो इन दैट केस CA का रोल खत्म हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल खत्म हो गया, उसने हेड ऑफिस के नाम पे 10 लाख इनवॉइस रेज करके 180 का टैक्स चार्ज करके कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे कर दिया। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के जैसे एक्ट करेगा और ABCDE को अलग अलग से, जितना भी उनका अंडरस्टैंडिंग है, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी, ABCDE के हिसाब से उनको अलग अलग डॉक्यूमेंट इशू कर देगा। 1 लाख सपोज है तो 1 लाख ईच कर देगा, उस पर टैक्स कितना है, 18,000 का टैक्स है। मुझे बताओ इसमें कोई डिस्प्यूट है, नहीं। तो क्या मैं पूरा 18,000 के लिए एलिजिबल है कि नहीं, हाँ। क्या BCDE पूरा 18,000 के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो जब डिस्प्यूट ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो इन 3 केस में कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कहां आ रहा है, सप्लायर ने अपने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया, इसलिए रेसिपेंट के 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। Am I clear? Am I clear? Getting my point? I hope you with me. I'm only going to take this point. I am not going to rush at all. Am I clear? Am I clear? आगे which see क्या लिखा है, वापस ये पैरा वापस पढ़ रही हूँ, ये पैरा वापस पढ़ रही हूँ। The restriction of availment of ITC is imposed only in respect of those invoices or debit note, details of which are required to be uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37 and which has not been uploaded. Dispute वही है, GSTR 1 में आना चाहिए था जो नहीं आया, तो वो एलिजिबल होते हुए भी उसके उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो डिपार्टमेंट ने बॉस बोला सॉरी, मैं आपको इस 1,10,000 का क्रेडिट नहीं दूंगा, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन यू, यू कैन टेक कंप्लीटली 3,90,000 एंड फॉर दैट विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड, maximum what I can do is I can give you only 10% of eligible. देखा जाए तो he is eligible for completely 1,10,000 but he is getting only 39,000. Is it restriction or not? रिस्ट्रिक्शन ही तो है ये, 90% आपने दिया नहीं, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 90%, आपने मुझे कितना अलाउ किया, ओनली 10%. Therefore taxpayers may avail full ITC in respect of IGST paid on input documents issued under RCM, trade received from ISD, am I clear, and IGST paid on imports, which are outside the ambit of subsection 1 of section 37, provided that eligibility conditions for availment of ITC are met in respect of the same. ऊपर वाले 3 का सेक्शन 37 से कोई लिंक ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, ये देखना, the restriction of 36 subsection 4 will be applicable on the invoices or debit notes on which credit is availed after 9th of October. मैंने आपको बताया था अभी कि ये पहली बार कब आया, 9th अक्टूबर को आया था 20% का, इस डेट के पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सी वापस लाइन पर, the restriction of rule 36 sub rule 4 will be applicable only on invoices or debit notes on which credit is available after 9th of October 2019. 9th अक्टूबर के पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। 110 आपने शो नहीं किया, मैं तो ले लूंगा,
9 अक्टूबर 2019 के पहले ऐसा हो रहा था कि 1 में 3,90,000 दिख रहा है, पर रिसिपेंट ने 5 लाख पूरे का क्रेडिट ले लिया था। Am I clear? इसके कारण उन्हें रूल 36 लाना पड़ा, उन्हें बोलना पड़ा सॉरी हम आपको पूरा नहीं देंगे, इनिशियली हम कितना देंगे 20% देंगे। 9 अक्टूबर को 20% की बात की थी, बट 11 नवंबर को वो 20% को रिड्यूस करके 10% कर दिया। एम आई वेरी क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन यहां तक? प्लीज टेल मी, रिप्लाई। एनी कंफ्यूजन टिल यू? 9 अक्टूबर के पहले प्रोविजन ही नहीं था, जब प्रोविजन ही नहीं था तो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था, पूरा ले लो। रिस्ट्रिक्शन कब आया? 9 अक्टूबर को आया। कितना परसेंट बोला? एलिजिबल का 20% बोला। 11 नवंबर को वो 20% को रिड्यूस करके 10% कर दिया। दैट मीन्स एलिजिबल का यू कैन टेक ओनली 10% इफ दिस अनमैच as per GSTR 1 and as per GSTR 2A. Am I clear? Am I clear? Show any problem till here? Am I clear? इसको अभी कंटिन्यू बस यहां तक ही लेती हूँ, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करती हूँ बिकॉज इसको पूरा फ्लो में लेके जाना है मुझे। Am I clear? Am I clear? So tomorrow I'll be continuing from here. Please, whatever I'm teaching you people in ITC, ensure you study on daily basis. And if you have confusion, ask me immediately. So that next year when I start the lecture, there should be no confusion before. Am I clear? Okay? Okay. Thank you. Enjoy. Bye bye. Take care. पढ़ना बहुत important chapter है. Okay. Bye bye. Take care.